Hello friends, welcome to the CSC GitHub. The topic of DBMS which we are going to discuss today is transaction and concurrency control. Transaction itself is a very important topic for the GATE exam. गेट एग्जाम में ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चन श्योर है आते हैं, उसमें मैक्सिममली जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉग के बेसिस पे आते हैं या फिर सीरियलाइजेबिलिटी जो हम शेड्यूल्स बनाते हैं कंकरेंट शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कि क्या सीरीज उसकी पॉसिबल है एंड कौन सा वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं, कन्फ्लिक्ट शेड्यूल है क्या है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए एसेट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन फुलफिल होने के लिए एसेट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट एसेट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि एसेट प्रॉपर्टी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है गेट के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं गेट में। सिर्फ एक बार आई थिंक 2016 के गेट के एग्जाम में एसेट प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आया था जिसमें एसिड में जो डी होता है ना, उस डी का मीनिंग पूछा गया था। तो अभी तक एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एसिड प्रॉपर्टी में से, तो वो आप देख लेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें चेक पॉइंट्स, रोल बैक, वो सब कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी एसिड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनली ट्रांजैक्शन टॉपिक। ट्रांजैक्शन टॉपिक क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या है, देन उसमें किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो सब हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन का, एंड देन फर्दर वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आज इंट्रोडक्शन देखते हैं हम ट्रांजैक्शन क्या होती है। बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है ना, वही चीज़ क्या है ट्रांजैक्शन। डेटाबेस मैनेजमेंट के केस में वो जो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है ना, वही सारी जो है वो बैंक अकाउंट के जो ऑपरेशंस हैं वही चीज़ ट्रांजैक्शन होती है। अदरवाइज हम नॉर्मली जब बात करें ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, रिलेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं ना उनको परफॉर्म करना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, वो क्या होता है ट्रांजैक्शन होता है। दैट्स वाई जो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होती है वो क्या है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। लॉजिकली रिलेटेड क्यों बोला है मैंने यहाँ पर, लॉजिकली रिलेटेड मतलब क्या, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होंगे, वो सब आपस में रिलेटेड होंगे, तो वो रिलेशन होगा। जब हम सीक्वेंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके बीच में प्रीवियस ऑपरेशन नेक्स्ट ऑपरेशन में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। वो रिलेटेड ऑपरेशंस जब परफॉर्म होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यही अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें ना, तो जो प्रोसेस होती है उसी को आप सेम यहाँ के क्या बोल सकते हो डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन, क्योंकि प्रोसेस भी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट होती है, तो वो प्रोसेस होते हैं। सिमिलरली जब वो एग्जीक्यूशन होती है तो हम उन्हें प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम क्या, सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, जब वो प्रोसेस होंगे, जब वो एग्जीक्यूट होंगे तो उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बट ट्रांजैक्शन एक स्टैंडर्ड टर्म है, क्यों? क्योंकि डीबीएमएस का जो ट्रांजैक्शन कंसेप्ट है ना, वो मैक्सिममली बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है ना उसी पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई एसेट प्रॉपर्टी का इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि एसेट प्रॉपर्टी क्या इंश्योर करती है, एसेट प्रॉपर्टी का क्या फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, एसेट में सारे चार उसके ये जो लेटर्स हैं ना, ये चारों अपने आप में एक रोल परफॉर्म करते हैं। ए का मतलब होता है ऑटोमिसिटी, जो एसेट प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, एसेट क्या होता है, ACID, ये प्रॉपर्टी होती है जो ट्रांजेक्शन के लिए होना जरूरी है। एक ट्रांजैक्शन में एसेट प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी जरूरी है। तो ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ऑटोमिसिटी। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली मैं बता रही हूँ। ऑटोमिसिटी ए, जिसका मतलब क्या होता था, या तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो उस ट्रांजैक्शन के या एक भी ना हो, मीन्स शॉर्ट में अगर हम बोले ऑल और नन वाला कंसेप्ट था। सिमिलरली सी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, करेक्ट होना चाहिए हमारा, लॉजिकली जो करेक्ट हमारा आंसर है प्रैक्टिकली भी वही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो अकाउंट्स की बात करूं, प्रीवियसली उनके बीच में कोई ऑपरेशन विड्रॉ या डिपॉजिट होने से पहले उन दोनों अकाउंट में जो अमाउंट था उसका सम आफ्टर ट्रांजैक्शन भी वही सेम सम आना चाहिए, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट, बेसिकली कंसिस्टेंसी होती है। सिमिलरली थर्ड जो है वो उसका मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन इज व्हाट, हमारे वन टाइम में मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स कनकरेंटली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं।
वन टाइम पे एक ही अकाउंट में हो सकता है मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आइसोलेट होनी चाहिए, एक दूसरे से वो कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, उनका कोई भी आपस में कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेट रहनी चाहिए। वो कौन इंश्योर करता है? आइसोलेशन प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन इज व्हाट? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज मीन, ड्यूरेबिलिटी में क्या आता है? अपने आप को वो जो सिस्टम अगर वो फेल हो जाए एनी रीज़न, कोई भी रीज़न से, आइदर पावर फेलर हो या फिर कोई ऑपरेशन गलत परफॉर्म हो गया हो, किसी रीज़न से ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो गई हो, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिकवर करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में ये एसिड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी नेसेसरी है। अब ये सारे ऑपरेशंस में अलग अलग कुछ फर्दर ये जितनी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें हम इनको कैसे फुलफिल करते हैं ये हम ऑलरेडी एसिड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे देखते हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देखो ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले लेती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ अमाउंट विड्रॉ करके उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एंड बी दो अकाउंट्स हैं। ए में फॉर लेट्स से वी हैव 2000 रुपीज़ एंड बी में 1000 रुपीज़ है, ये हमारे पास अमाउंट है इनिशियली। अब मुझे क्या करना है, ए में से मुझे विड्रॉ करने हैं 500 रुपीज़ और उस 500 रुपीज़ को मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है बी में। ठीक है, मतलब ए से मैंने 500 विड्रॉ किए और उसको डिपॉजिट क्या किया मैंने, बी में मुझे डिपॉजिट करना है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यू सीक्वेंस में चलेगा। जब ये सीक्वेंस में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो क्या होगी, वो चीज़ ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब हम सीक्वेंस में ऑपरेशंस देखते हैं। बेसिकली एक अकाउंट से विड्रॉ करके डिपॉजिट करने में क्या क्या सीक्वेंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ए जो अकाउंट है उसमें से रीड करूंगी ए की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ए में कितना अमाउंट है, ऑब्वियसली मुझे उसमें से माइनस करना है 500 को, तो मुझे उसकी एक्चुअल अमाउंट तो पता होनी चाहिए। मुझे जब तक एक्स नहीं पता होगा, एक्स माइनस 500 में नहीं कर सकती, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे एक्स की वैल्यू, यानी कि ए में जो अमाउंट है। तो हमने ए के अमाउंट को रीड कर लिया। रीड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ पर 2000 वैल्यू आई। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, इसमें से विड्रॉ करने हैं, मीन्स ए में मुझे अपडेट करना है, ए माइनस 500 करना है अब मुझे। तो मैंने क्या कर दिया, ए माइनस 500 कर दिया। एंड देन अब मुझे क्या करना है, बी में उसे डिपॉजिट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, रीड करूँगी बी को, देन यहाँ पर सॉरी अभी हमने इसमें से विड्रॉ कर लिया है, अभी हम इसको राइट भी करेंगे। जो नई वैल्यू आई है यहाँ क्या हुआ, जो हमने 2000 माइनस 500 करेंगे तो नई वैल्यू जो हमारी आएगी 1500, तो वो हम राइट भी करेंगे। तो राइट करेंगे हम ए की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको। आफ्टर दैट हम रीड क्या करेंगे, बी को। बी को रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, बी में ये 500 जो हमने विड्रॉ किए हैं ए से, उसे हमें बी में ऐड करना है। तो बी प्लस 500, ओके, एंड देन राइट बी। एंड एट लास्ट व्हाट, इसको स्टॉप करने के लिए, ट्रांजैक्शन का एंड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे किसके लिए, विड्रॉ करके कुछ डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है ना, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि जो एक ट्रांजैक्शन होती है वो बेसिकली क्या करती है, डेटाबेस में चेंज करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस में कुछ चेंज परफॉर्म करेगी, ऑब्वियसली वो चेंज परफॉर्म करेगी। क्यों? देखो इस अकाउंट में भी तो यही हुआ, इस जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस ट्रांजैक्शन का, इसमें भी क्या हुआ, ए में अमाउंट हमारे पास 2000 था, जो चेंज हो के क्या हो गया 1500। सिमिलरली बी में पहले बी की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 1000 थी। आफ्टर इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1000 प्लस 500, दैट इज व्हाट, 1500। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा जो डेटाबेस था, डेटाबेस में एक्चुअल वैल्यू ये थी और ये वैल्यूज़ अपडेट, ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हुए इनके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या हो गई, अपडेट हो गई। और अपडेट होके ये किससे रिप्लेस हुई है, हमारी ये वाली वैल्यू 1500 से रिप्लेस हुई है।
और ये वाली वैल्यू भी 1500 से रिप्लेस हुई है। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन जब भी कंप्लीट होगी वो आपके डेटाबेस में कोई ना कोई चेंजेस परफॉर्म करेगी। अब वो कंप्लीट नहीं होती है ट्रांजैक्शन, तो जो चेंजेस हुए उनका क्या होता है, वो सारे रूल्स हम एसिड प्रॉपर्टी के टाइम पे देख चुके हैं। हम क्या रोल बैक करते हैं, किस तरह से रोल बैक करते हैं, पुराना डेटा हम लॉग फाइल्स का यूज़ करके कैसे रिट्राइव करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में। तो अब हम देखते हैं आगे ट्रांजैक्शन में फर्दर क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, हमने यहाँ पे क्या किया था, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, क्या किया, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस। ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक बार डेटा आइटम और बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारी कंकरेंसी कंट्रोल है ना, वो डेटा आइटम पे डिपेंड करेगी। तो पहले हम कंकरेंसी कंट्रोल के लिए एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डेटा आइटम का देख लेते हैं, फिर हम हमारे ऑपरेशंस देखेंगे। तो डेटा आइटम बेसिकली क्या होता है, डेटा आइटम वो एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के जिन पे हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली हमें कुछ नीड होगी। ट्रांजैक्शन हम किस पे परफॉर्म करेंगे, किसी चीज़ पे ही तो परफॉर्म करेंगे, कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी, हमें कुछ डेटा चाहिए होगा जिस पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म, बिना किसी डेटा के तो हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ए और बी, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे ए में से मैंने विड्रॉ करके बी में डिपॉजिट करना है। तो क्या है बेसिकली, वो जो ए और बी जो अकाउंट्स थे वो क्या थे, हमारे उस एग्जाम्पल में डेटा आइटम्स थे। तो वो एलिमेंट जो हमें ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे क्या होते हैं, डेटा आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो जो डेटा आइटम्स हैं वो किस तरह से होते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारे पास मेजर होता है, मेजर जो थिंग है वो क्या है, डेटाबेस। हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस में से हम कुछ चीज़ें पिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लिया ट्रांजैक्शन, उसमें हमने क्या किया, ए और बी अकाउंट लिया। वो अकाउंट्स किस डेटाबेस में थे, फॉर एग्जांपल वो पीएनबी के अकाउंट थे, पंजाब नेशनल बैंक में वो दोनों अकाउंट्स थे। तो डेटाबेस किसका बन जा, पंजाब नेशनल बैंक का वो डेटाबेस है। उस डेटाबेस में से हमने क्या पिक किया, पर्टिकुलर 2 अकाउंट्स पिक किए थे। तो मेजर चीज़ हमारे पास क्या आई, जो मेन जो होगा, वो रूट जो होगा हमारा, वो क्या है, डेटाबेस है। आफ्टर दैट उस डेटाबेस के फर्दर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डेटाबेस किसका कलेक्शन होता है, फाइल्स का कलेक्शन होता है। मल्टीपल फाइल्स का जो कलेक्शन बन के हमारे पास क्या डेटाबेस बनता है। बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं सब डेटाबेस का कलेक्शन फाइनल डेटाबेस बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर बैंक अकाउंट की ही बात करूं, ये बैंक है, बैंक का डेटाबेस है। उस डेटाबेस में फर्दर फाइल्स किस किस की हो सकती हैं, जो कस्टमर है उनकी फाइल होगी, कस्टमर का अलग से डेटाबेस होगा, एम्प्लॉयज़ का अलग से डेटाबेस होगा, फर्दर देन लोन के जो होते हैं, जो फंड सप्लाई किए हैं, जो एफडीज़ हैं, आरडीज़ हैं, उन सब की अलग अलग क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं, उन सब के अलग अलग डेटाबेस होते हैं। मतलब वो सब डेटाबेस बोले, या नॉर्मली जब हम स्टैंडर्ड टर्म में बात करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं। तो जो बेसिकली डेटाबेस होता है वो क्या होता है, जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। ओके, तो डेटाबेस का फर्दर सब पार्ट क्या होगा, फाइल्स। फॉर एग्जांपल F1, F2, F3 अप टू सो ऑन, इस तरह से हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, उनका कलेक्शन क्या है, डेटाबेस है। अब जब फाइल्स की बात की है, फाइल्स भी फर्दर क्या होते हैं, कलेक्शंस होंगे हमारे। किसकी कलेक्शंस होंगी, फाइल्स फर्दर कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स और पेजेस। ओके, जो भी हमें इसमें पर्टिकुलर, अगर मैं कस्टमर की भी बात करूं तो कस्टमर में भी फर्दर क्या हो रहा था, कस्टमर ने अगर लोन लिया है तो वो लोन के लिए उसकी डिटेल तो उसकी ऑब्वियसली, अगर वो लोन भी ले रहा है तो उसे वहाँ अकाउंट तो चाहिए ही होगा। विदाउट अकाउंट क्रिएट करवाए वो लोन अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक तो उसके अकाउंट की डिटेल की अलग होगी, फाइल होगी, या ब्लॉक होगा, या पेज होगा, जो भी आपको, एक लोन के लिए अलग से। जब हम नॉर्मली कागज़ में बात करते हैं, जब हम पेपर में बात करेंगे, तो हम जब फॉर्म फिल करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने का अलग फॉर्म फिल करते हैं, लोन लेने का अलग से फॉर्म फिल करते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली पेजेस, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। लेकिन है तो बेसिकली किसी एक कस्टमर की ना। फॉर एग्जांपल कोई एक कस्टमर है, XYZ नेम का एक कस्टमर है, जिसने अकाउंट ओपन करवाया एंड आफ्टर सम टाइम उसने लोन भी लिया। डिटेल तो उसी एक कस्टमर की रही ना, बस उसके 2 अलग से वो बन गए। फाइल किसका है, एक कस्टमर की है, लेकिन उसमें फर्दर उसका एक अकाउंट की डिटेल की फाइल होगी, एक इसकी लोन की डिटेल्स की फाइल होगी। तो वो क्या है, बेसिकली फाइल किसका कलेक्शन हो गया, ब्लॉक्स और पेजेस, जो भी आप बोलना चाहो, इधर पेज बोलो या ब्लॉक्स बोलो,
बोलो, जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो ब्लॉक्स की बात करते हैं। नॉर्मली अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम फॉर्म्स फिल करते हैं बैंक अकाउंट में जाके, तो वो क्या पेजेस के टर्म में आ जाते हैं। तो फाइल्स क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल B1, B2, B3 अप टू सो ऑन, इस तरह से हमारी जो फाइल है वो कलेक्शंस होती है ब्लॉक्स की। एंड देन ये जो ब्लॉक्स हैं ये फर्दर क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो फर्दर कलेक्शन किसके होते हैं, रिकॉर्ड के कलेक्शन होते हैं। रिकॉर्ड R1, R2, R3, सिमिलरली फॉर एग्जांपल B2 के भी रिकॉर्ड्स हैं, R4, R5 एंड R6, फॉर एग्जांपल इनके 3 रिकॉर्ड्स हैं। इस तरह से सिमिलरली B3 भी कुछ रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होगा। तो हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये होता है हमारा डेटा आइटम का बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर, जो हमारा डेटा स्टोर होता है। हमने ये तो बोल दिया भाई डेटाबेस है एक, लेकिन वो डेटाबेस अपने आप में भी क्या होता है, फर्दर ट्री स्ट्रक्चर्ड होता है। वो मेन डेटाबेस हुआ कि भाई पीएनबी का डेटाबेस है, आफ्टर दैट उसमें कस्टमर का, एम्प्लॉय का अलग से डेटाबेस, फिर उस कस्टमर में भी कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स का, कस्टमर के लोन के लिए अगर उसने म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया तो म्यूचुअल फंड का, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। देन उन सब में उसके फर्दर रिकॉर्ड्स होंगे। रिकॉर्ड्स में क्या होगा, कस्टमर की जो अकाउंट है उसमें अकाउंट की डिटेल होगी, अकाउंट की डिटेल में उसका सारा बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो, प्लस कितना अमाउंट उसने स्टोर कर रखा है अपने अकाउंट में। फर्दर लोन की बात करें तो लोन में कितना लोन लिया, म्यूचुअल फंड है तो कितना म्यूचुअल फंड अप्लाई किया है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ें फर्दर रिकॉर्ड्स में इस तरह से मेंटेन होती हैं। तो इस तरह से जो हमारा पूरा डेटाबेस है ना वो कुछ ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। जब ये ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है तो ये इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या बनते हैं, हमारे डेटा आइटम्स बनते हैं। ओके, जिन पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है ट्रांजैक्शन में होने वाले कुछ ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो। तो ट्रांजैक्शन में हमेशा जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन्हें हम बेसिकली किस टर्म में लिखते हैं, रीड और राइट के टर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ उसमें से फैच कर रहे हैं, कोई डेटा फैच कर रहे हैं डेटाबेस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीड करना। उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर कुछ भी सेलेक्ट, उसमें जो सेलेक्ट करना तो बेसिकली रीड करना। आफ्टर दैट अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब किस में आ जाएगा, राइट ऑपरेशन में आएगा। तो मेजर जो 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन में वो कौन कौन से हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो हम इंडिविजुअल ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं अभी क्या होते हैं। सबसे पहले है रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली जो हमारा डेटाबेस है वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में तो स्टोर होगा नहीं। मेन मेमोरी में तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं ना जब हमें उसकी नीड होती है। एक्चुअल में तो स्टोर कहाँ होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। तो रीड जो है हमारा, रीड ऑपरेशन है वो क्या करता है, मेजर जो काम सेम एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम रीड ऑपरेशन की बात करते हैं वही सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन ना बिल्कुल सिमिलर है प्रोसेस के। प्रोसेस में जो रीड और राइट का कंसेप्ट है वही सेम रीड और राइट का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे ट्रांजैक्शन में है। रीड क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फैच करके मेन मेमोरी में लाएगा, जहाँ से हम उसको रीड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेशन नहीं कर सकते। वो क्या है, रीड ऑपरेशन है। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ रीड ऑपरेशन को, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो हमारे पास क्या है, एक ये सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, ये हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी, SM नेम दे देती हूँ। ये सेकेंडरी मेमोरी है और ऑब्वियसली जब हमारा जो डेटा है वो किसके, जो हमारी मेमोरी होती है वो किस तरह से ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है। तो यहाँ मैं कुछ ब्लॉक्स बना देती हूँ जिसमें किसी एक ब्लॉक में हमारा वो डेटा पड़ा होगा, जो भी है स्टोर हो रखा होगा। तो मैंने ये कुछ ब्लॉक्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमें डेटा, जो हमें रीड करना है, मुझे वो डेटा आइटम मैंने क्या बोला, वो A है। कोई A नेम का डेटा आइटम है जो मुझे क्या करना है, रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल वो डेटा आइटम इस ब्लॉक में पड़ा है। ये जो ब्लॉक मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस ब्लॉक में वो डेटा आइटम मेरा स्टोर है। यहाँ पे A स्टोर्ड है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रही हूँ मैं, रीड A, जिसे हम अगर हमारे ट्रांजेक्शन के टर्म में बात करें तो इसे क्या लिखा जाता है, R ऑफ A। ठीक है, R इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रीड ऑपरेशन। और रीड किस पे कर रहे हैं, A डेटा आइटम पे। तो A को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो ये बेसिकली ये जो ऑपरेशन है क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में जो A ब्लॉक, जो हमारे जिस ब्लॉक में A स्टोर है उससे क्या करेगा,
वहाँ से पिक करके ये हमारी मेन मेमोरी, ऑब्वियसली जो मेन मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से स्मॉल होती है, वो क्या करेगा मेन मेमोरी में हमारे रिक्वायर्ड डेटा को फैच करके मेन मेमोरी में लाएगा। तो ए को मुझे रीड करना था, उसने सेकेंडरी मेमोरी से उस ब्लॉक को फाइंड आउट किया और यहाँ से वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करके मेन मेमोरी में फैच करके लाएगा। तो रीड ऑपरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में स्टेप बाय स्टेप देखें तो क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट क्या स्टेप हुआ, फाइंड ब्लॉक विच कंटेन रिकॉर्ड ए। सबसे पहले हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी में उस ब्लॉक को फाइंड किया जहां पे ए स्टोर है। आफ्टर दैट ट्रांसफर ए और ट्रांसफर दैट ब्लॉक, जिस ब्लॉक में हमारा डेटा वो ए स्टोर है, टू मेन मेमोरी मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर दैट जब हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, अब हमें क्या करना है, उस ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, hमें उसका एड्रेस चाहिए ना जिसके बेसिस पे हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइंड एड्रेस ऑफ ए इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमने उसे कहाँ स्टोर किया उसका एड्रेस देखेंगे एंड कॉपी इट इनटू प्रोग्राम्ड वेरिएबल। हमने सेकेंडरी मेमोरी में तो ऑलरेडी वो हमारा डेटा क्या था, स्टोर था। हमने क्या किया, उसको फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे उसे मेन मेमोरी में कहीं पे हमने उसको स्टोर किया। यहाँ तो मैंने इसे स्टार्टिंग में स्टोर कर दिया, माइट पॉसिबली यहाँ किसी भी एक ब्लॉक में आके स्टोर हो रहा होता मेन मेमोरी में। अब मुझे क्या करना है, मेन मेमोरी में जब मैंने जिस ब्लॉक पे, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक में इसको स्टोर किया और इसका एड्रेस क्या है 1000 इसका एड्रेस है, तो इस एड्रेस को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा प्रोग्राम्ड वेरिएबल। बेसिकली जब हम प्रोसेस में बात करते हैं तो कौन हैंडल करता है इन एड्रेसेस को, प्रोग्राम काउंटर, पीसी जो होता है वो उन एड्रेसेस को होल्ड करके रखता है। तो सेम वही कंसेप्ट है, ताकि जब हमें इसको हमने रीड कर लिया, अब रीड करने के बाद जब हमें इस डेटा को अगेन रिवर्स में यहाँ सेंड करना होगा, तो हम किस बेसिस पे, उस एड्रेस के बेसिस पे इस डेटा आइटम को यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के ये कुछ ऑपरेशंस, स्टेप बाय स्टेप ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो रीड करना बेसिकली क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फैच करके मेन मेमोरी में लेके आना। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन जस्ट अपोजिट ऑफ रीड ऑपरेशन। रीड में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ फैच कर रहे थे, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। राइट ऑपरेशन में क्या है, हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, हमारा जो डेटा हमने रीड किया है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। पहले उसकी जो वैल्यू थी अब उस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किसी नई वैल्यू से, कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो वो चीज़ क्या होती है, राइट ऑपरेशन होती है। रीड करने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जो क्वेरी यूज़ करते हैं, वो होती है सेलेक्ट करने की क्वेरी। सेलेक्ट जो भी पर्टिकुलर हमें डेटा आइटम एक्सेस करना है वो, एंड देन फ्रॉम डेटाबेस, जो भी टेबल का नेम है उस टेबल का नेम डेटाबेस से। ठीक है, अपडेट करने, जब हमें मॉडिफाई करना है तो हम उसके लिए कौन सी क्वेरी का यूज़ करते हैं, अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, कोई भी डेटा आइटम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ ए की बात कर रहे हैं तो ए में कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना और फिर वापस से उस जो मॉडिफिकेशन है, जो हमने भी मॉडिफिकेशन किया, जो भी वैल्यू चेंज की है उसको वापस से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना। ठीक है, अगर हम इसको सेम अगेन उसी तरह से एग्जाम्पल से समझना चाहें तो क्या होगा, सेम वही मैं कंसेप्ट ले लेती हूँ। हमारे पास यहाँ क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी, एक मैंने सेकेंडरी मेमोरी ले ली, फर्दर वो ब्लॉक्स में होगी हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा आइटम ए स्टोर होगा हमारा कहीं सेकेंडरी मेमोरी में, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस ब्लॉक में हमारा वो डेटा आइटम ए स्टोर्ड है। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है, जहाँ हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। अब देखो
जब भी हमें कुछ राइट परफॉर्म करना होगा बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना पड़ता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास वो वैल्यू नहीं होगी तब तक हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, और वैल्यू हमारी कब फैच होती है, जब हम रीड करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रीड ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे इस रीड ऑपरेशन के लिए क्या था, सेकेंडरी मेमोरी में ब्लॉक फाइंड किया, रीड किया उसको, और कहाँ पे स्टोर कर दिया, मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। जब वो वैल्यू अपडेट हो गई, हमने यहाँ कुछ मॉडिफाई, जो भी हमें मॉडिफाई करना था, ए में प्लस माइनस जो भी करना था वो कर लिया। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे अगेन, कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। ये होता है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं क्वेरी के टर्म में बात करूँ, मुझे ए में a+10 करना था, जो भी कोई वैल्यू थी उसमें मुझे क्या करना है, +10 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 10 का इंक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली जब मैं बात करूँ, हमारा कोई भी है डेटा है उसमें अगर मैं अपडेशन क्वेरी के टर्म में बात करूँ तो ये क्या होगी हमारी, अपडेट आर सेट a = a+10। बेसिकली अगर नॉर्मली बात करें, एक नॉट इन प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वेरी के फॉर्म में, बट बेसिकली हमारे क्या है, आर वो भी जो भी हमारा डेटाबेस है, जो हम टेबल एक्सेस कर रहे हैं, उसका नेम, जिसमें उसे क्या करना है, ए को सेट करना है, किससे, a+10 से। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू सबसे पहले ए को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं रीड कर रहे हैं ए को, एंड देन यहाँ हमने क्या किया है, अपडेट किया है। और उसके बाद ये जो अपडेट है, इसमें जो ये सेट ऑपरेशन है, ये सेट ऑपरेशन क्या करेगा, राइट परफॉर्म करेगा, कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक मेथड होता है अपडेट करने का, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का किसी डेटा आइटम में। तो बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट, इसमें क्या क्या ऑपरेशन, अगर मैं सीक्वेंस में लिखूँ तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म में, सबसे पहले रीड किया हमने ए को, देन ए को a+10 किया, आफ्टर दैट राइट किया ए को, और एट लास्ट ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन को फिनिश करना है तो क्या, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उससे हमारा क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू से। तो हमने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए यहाँ पर, सबसे पहले तो रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब रीड किए तो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन वो तो था कि हमें क्या करना है, ब्लॉक तो फाइंड करना ही करना है। तो फाइंड ब्लॉक विच कंटेन, किसको एक्सेस किया था हमने, ए को, जिसने क्या है, ए कंटेन कर, विच कंटेन ए। सेकेंड ऑपरेशन रीड का वही सेम कंसेप्ट, ट्रांसफर ए टू मेन मेमोरी और ट्रांसफर दैट ब्लॉक टू मेन मेमोरी। ये रीड का था, सबसे पहले हमने फाइंड किया, देन ट्रांसफर किया है उसको मेन मेमोरी में। अब नेक्स्ट ऑपरेशन वही सेम, हमें क्या करना है, एड्रेस रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि जब हम अपडेट करेंगे तो कहाँ से हमें उसको ट्रांसफर करना है, हमें वो ध्यान रहे। तो फाइंड एड्रेस ऑफ ए इन मेन मेमोरी एंड कॉपी it into programmed variable. Okay, and then after that फोर्थ ऑपरेशन इज व्हाट, अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। रीड वाले तो हमें सारे करने ही थे रीड करने के लिए, तो हमने वो कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस मॉडिफाइड ब्लॉक टू मेन मेमोरी, रिप्लेस करेंगे सॉरी फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। हमने मेन मेमोरी में अपडेट किया, अब उसको क्या करना है, वहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे भी चेंज करेंगे। अब जो हमने राइट परफॉर्म किया है ना, अब यहाँ पे भी राइट में भी दो तरह के राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। नॉट नेसेसरी इन एवरी क्वेरी यू आर गोइंग टू रीड द वैल्यू ऑफ ए। कभी कभी नॉर्मली जब हम अगर क्वेरीज स्टार्टिंग में लर्न कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रीड नहीं करते, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं।
उस केस में उस रीड जो वो राइट ऑपरेशन है उसमें ये स्टार्टिंग के 3 ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते, डायरेक्टली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर कोई ऐसा राइट ऑपरेशन है जिसमें हमने प्रीवियस वैल्यू को रीड नहीं किया, डायरेक्टली राइट कर दिया उसके ऊपर, तो उस तरह के राइट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड राइट। उस जिसमें अगर ओनली स्टेप 4 परफॉर्म हुआ है किसी भी राइट ऑपरेशन में, परफॉर्म फॉर मॉडिफिकेशन, देन सच राइट ऑपरेशन is known as blind right. Blind right is why we are calling it as an blind right. क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रीवियस वैल्यू को रीड किया ही नहीं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमने बिना रीड किए हम कैसे किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं उसका भी एग्जांपल यहाँ देती हूँ आपको कि हम बिना रीड किए कैसे अपडेट कर सकते हैं। सी, अगर मैंने वही सेम ए ब्लॉक की बात कर रही हूँ, मुझे राइट करना है ए में, अगेन अब मेरे पास मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को डायरेक्टली, मुझे नहीं पता ए में क्या है, मुझे ए को 10 से रिप्लेस करना है। ए की वैल्यू में मुझे क्या मतलब, ए में मुझे अब क्या 10 वैल्यू स्टोर करनी है, वैल्यू 10 स्टोर करना है। तो अब मैं जो क्वेरी लिखूंगी वो कुछ इस तरह से लिखूंगी, अपडेट और सेट ए इक्वल्स टू 10। ये मेरी क्वेरी है। प्रीवियस क्वेरी में क्या था, a इक्वल्स टू ए प्लस 10 था। तो ये जो a था ये क्या कर रहा था, डायरेक्टली रीड करने का काम कर रहा था हमारे a को, और ये क्या कर रहा था, अपडेट करने का काम कर रहा था। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, a को डायरेक्टली 10 से रिप्लेस कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे पास a में क्या वैल्यू थी, मैंने क्या किया, डायरेक्टली a में जो भी x y z जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को रिप्लेस किससे कर दिया, डायरेक्टली 10 से। मैंने यहाँ कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया। a प्लस 10 अगर मैं कुछ इस तरह से करती तो मुझे क्या चाहिए था, a की प्रीवियस वैल्यू चाहिए थी। ऑब्वियसली अगर हमें किसी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, प्लस या माइनस परफॉर्म करना है, उसके लिए मुझे उसकी प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली किसी चीज़ में बोलना है कि मुझे ए में 10 ही स्टोर करना है, एनी हाउ मुझे ए में सिर्फ 10 वैल्यू ही चाहिए, तो मैं वहाँ पे क्या करूँ, जैसे हम सी प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वी डोंट नो हमने वो वेरिएबल्स पहले भी यूज़ किए हैं, देन उनके अंदर क्या वैल्यूज स्टोर हैं डजेंट मैटर। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 20 हम असाइन कर देते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो होते हैं रिप्लेस करने वाले ऑपरेशन, वो अब मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। वो चीज़ क्या होती है, ये इस तरह की जो क्वेरीज होती है मॉडिफिकेशन नहीं बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हो न्यू वैल्यू से। आपको नहीं पता प्रीवियस वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड राइट कहते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वैल्यू को, उस डेटा आइटम के प्रीवियस वैल्यू को रीड नहीं किया है, डायरेक्टली क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट कहते हैं। ओके, तो ये होता है बेसिकली ट्रांजैक्शन एंड देन ट्रांजैक्शन पे परफॉर्म होने वाले कुछ ऑपरेशंस, रीड एंड राइट। अब हम बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल की, जो हमें डिस्कस करना है। कंकरेंसी कंट्रोल के लिए मैंने जो ये डायग्राम बनाया था, हम इसे बेस लेके देन कंकरेंसी कंट्रोल को पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यही एग्जांपल ले लेते हैं डेटा आइटम्स का, और इसके बेसिस पे हम पूरा कंकरेंसी कंट्रोल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये हैं ब्लॉक्स, ये हैं फाइल, और ये हमारा क्या है, डेटाबेस है ही। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंकरेंसी कंट्रोल में रिकॉर्ड लेवल कंकरेंसी कंट्रोल, यानी कि जो हमारे कंकरेंसी कंट्रोल है वो किस लेवल पे परफॉर्म हो रहा है। यहाँ जो हमने रिकॉर्ड, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं इस लेवल पे, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या लेवल 0 1 2 3, आइदर यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से डजेंट मैटर, मैं जस्ट एग्जांपल में बोल रही हूँ, मैं इस लेवल की बात कर रही हूँ। मतलब रिकॉर्ड लेवल जो हमारा कंकरेंसी कंट्रोल अप्लाई हो रहा है वो किस लेवल पे, इस लेवल पे, ट्री के इस लेवल पे हमें क्या करना है, कंकरेंसी कंट्रोल अप्लाई करना है। तो बेसिकली रिकॉर्ड लेवल कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे लॉक्स
कंकरेंसी कंट्रोल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉक प्रोसीजर, लॉकिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जो हमारे लॉक्स हैं वो किस पे अप्लाई होंगे, लॉक्स ओवर रिकॉर्ड लेवल। जो हमारा रिकॉर्ड लेवल है उस पे हम क्या करेंगे, लॉक अप्लाई करेंगे। तो हमारा कुछ ट्री स्ट्रक्चर तो था, ये ट्री स्ट्रक्चर है, इस ट्री स्ट्रक्चर में ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अपडेट्स परफॉर्म करने हैं। एक तो रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड 5 को अपडेट करना है मुझे, R5 को, और एक ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल T1 रिकॉर्ड 5 को अपडेट करना चाहती है, एंड T2 किन किन को, फॉर एग्जांपल R1, R2, R3, R4 एंड R6 रिमेनिंग। R5 को T1 एक्सेस करना चाहता है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स को कौन एक्सेस करना चाहता है, T2 एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, T1 कौन से रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा था, R5 को। T2 को कौन कौन से अपडेट करने हैं, फॉर एग्जांपल कुछ अपडेट करना है, यहाँ पे उसे क्या करना है, अपडेट R5। सिमिलरली T2 को क्या करना है, अपडेट रिमेनिंग सारे R1, R2, R3, R4 एंड R6, ये अपडेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक लेवल पे थे। R1, R2, R3 ब्लॉक 1 से रिलेटेड थे, R2 एंड R4, R5, R6 किससे, ब्लॉक 2 से रिलेटेड थे। तो जब हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हमने 6 रिकॉर्ड्स लिए। हर ट्रांजैक्शन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, उन पे इंडिविजुअल लॉक प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे T1 डायरेक्टली सिर्फ किस पे लॉक करेगा सिर्फ और सिर्फ R5 को, और यहाँ पे जो हमारा T2 है वो किस किस को लॉक करेगा, वो लॉक करेगा R1 to R6, जिसमें R5 नहीं है, मैं इंडिविजुअली लिख देती हूँ, R2, R3, R4 एंड R6। इन रिकॉर्ड्स पे क्या करेगा, लॉक परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली देखो सारे लॉक्स अलग अलग ब्लॉक से थे, R1, R2, R3 ब्लॉक 1 से था, R5 हमारा ब्लॉक 2 से था, और रिमेनिंग R4, R6 भी ब्लॉक 2 से थे। डजेंट मैटर किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को जिस जिस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है वो उन पे क्या करेगा, इंडिविजुअल लॉक अप्लाई कर लेगा। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कंकरेंसी क्या हुई, इस केस में जो रिकॉर्ड लेवल कंकरेंसी कंट्रोल है, इसका जो एडवांटेज होता है हमारा, एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड लेवल की, तो क्या है रिकॉर्ड लेवल का एडवांटेज, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कंकरेंसी है, हाई डिग्री ऑफ कंकरेंसी। क्योंकि यहाँ हमने लॉक किस पे लगाया, इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे। यहाँ तो मैंने सिर्फ अभी 2 ट्रांजैक्शन लिए, फॉर एग्जांपल T1 को R5 चाहिए था, T2 को R1 चाहिए था, सिमिलरली R2, T3 की रिक्वायरमेंट थी। अलग अलग ट्रांजैक्शन एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो साइमल्टेनियसली कितनी 6 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं, अगर सभी ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक एक रिकॉर्ड्स ही चाहिए और इंडिविजुअल रिकॉर्ड चाहिए, किसी को भी सिमिलर रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। तो उस केस में हमारे पास यहाँ मैक्सिमम कितने 6 ट्रांजैक्शंस एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली इन 6 के 6 रिकॉर्ड्स को। तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना वो किस पे होती है, रिकॉर्ड लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को लॉक किया जाता है, ना कि पूरे के पूरे ब्लॉक को। तो डिग्री ऑफ कंकरेंसी क्या हुई, बहुत ज़्यादा होती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी किस पे होती है, रिकॉर्ड लेवल पे होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, देखो इसने क्या किया, लॉक R5 किया, T2 को क्या करना पड़ा, अगर उसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसने क्या किया, R1 को लॉक किया, R2 को लॉक किया, R3 को। L इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लॉक। कोई भी लॉक हो सकता है, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, हम डायरेक्टली लॉक की बात कर रहे हैं। L को लॉक किया, R4 को लॉक किया, एंड लास्ट R6 को लॉक किया। तो कितने नंबर ऑफ लॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमें लॉक करने के लिए 6 लॉक्स की नीड पड़ी। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज क्या है, जितनी ज़्यादा कंकरेंसी होगी ना, देखो कंकरेंसी और नंबर ऑफ लॉक की रिक्वायरमेंट जो है ना वो जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंकरेंसी एंड नंबर ऑफ लॉक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, जैसे ही हमारे डिग्री ऑफ कंकरेंसी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ लॉक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज होती है। सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ जो हमारा डिसएडवांटेज है रिकॉर्ड लेवल का,
डिसएडवांटेज क्या है, नंबर ऑफ लॉक्स, जो रिक्वायरमेंट है लॉक्स की वो हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जितने ज़्यादा लॉक्स होंगे उतने ही ज़्यादा लॉक मैनेजमेंट हमें रिक्वायर होगी। तो लॉक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रिकॉर्ड लेवल पे। यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है, मोर नंबर ऑफ लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर कंकरेंसी। सो प्रॉब्लम क्या आती है, लॉक मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। जो लॉक मैनेजमेंट है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है रिकॉर्ड लेवल पे। ऑब्वियसली इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है वो हाई होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा हमारी कंकरेंसी होगी, जितने रिकॉर्ड्स को हम इंडिविजुअल एक्सेस कर रहे हैं, उतनी हमें क्या करने पड़ेंगे, लॉक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा हम लॉक अप्लाई करेंगे, लॉक को मैनेज करना उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट किसकी, रिकॉर्ड लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्या आता है, ब्लॉक लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। ब्लॉक लेवल अगर कंकरेंसी कंट्रोल की हम बात करें या फाइल लेवल की अगर हम डायरेक्टली बात करें, क्योंकि बेसिकली फाइल एंड ब्लॉक्स दोनों में कॉम्बिनेशन हैं, दोनों कलेक्शंस हैं। अगर हम डायरेक्टली फाइल्स की भी बात करें, क्योंकि ब्लॉक्स पे हम इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो भी सेम वही कंसेप्ट। देखो वो डिफरेंस क्या आता है, अगर मैं ब्लॉक की भी बात करूं, पहले हम चलो ब्लॉक ही डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक लेवल कंकरेंसी कंट्रोल सीसी, ओके। तो इसमें क्या है, मेरे पास क्या थे, B1, B2, B3 ये ब्लॉक्स हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हो सकता है ट्रांजैक्शन T1 को B1 और B2 की रिक्वायरमेंट हो और T2 को किसकी, B3 की रिक्वायरमेंट हो। तो T1 क्या करेगा, लॉक करेगा B1 को और लॉक करेगा B2 को। सिमिलरली T2 क्या करेगा, लॉक करेगा B3 को। अब जैसे T1 ने B1 और B2 को लॉक किया, बाय डिफॉल्ट वो किन किन को एक्सेस कर लेगा, इन सारे रिकॉर्ड्स को भी लॉक कर लेगा। इनडायरेक्टली ब्लॉक को रिकॉर्ड किया, इट मीन्स व्हाट, इन रिकॉर्ड्स को भी ब्लॉक उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया या लॉक कर लिया, इन रिकॉर्ड्स को भी क्या कर लिया, लॉक कर लिया। तो यहाँ से उसके पास किन किन रिकॉर्ड्स की एक्सेस आ गई, R1, R2, R3 की, और इससे R4, R5, R6 की हमारे पास एक्सेस आ चुकी हैं। सिमिलरली ब्लॉक 3 के लिए हमने रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं, इसके लिए मैं रिकॉर्ड्स कर लेती हूँ। R7 एंड R8 इसके रिकॉर्ड हैं अगर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन T2 ने किस किस को एक्सेस कर लिया, R7 एंड R8 को एक्सेस कर लिया यूजिंग ओनली 2 लॉक्स। कितने रिकॉर्ड्स एक्सेस हो गए यहाँ पे, 6 रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ एक लॉक का यूज़ करके 2 रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया हमने। तो यहाँ क्या हुआ, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है लॉक की वो क्या हुई है, कम हो गई है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि लॉक्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो एडवांटेज है हमारा जो वो है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉक इज लेस एज कंपेयर टू रिकॉर्ड लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। सो जो लॉक मैनेजमेंट है वो इजी होगा एज कंपेयर टू रिकॉर्ड लेवल। बट यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, जैसे जैसे हम ट्री में रूट की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कंकरेंसी है वो क्या हो जाएगी, उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो मान लो T1 को सिर्फ R1 और R2 को अपडेट करना था, बट R3 तो बिना किसी रीज़न के लॉक हो गया ना, जबकि उसे अपडेट किस पे, R2 और R3 पे करना था। सिमिलरली यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ R4 में कुछ अपडेट करना था, R5 और R6 तो बिना किसी रीज़न के लॉक हो गए। कोई और ट्रांजैक्शन चाहता तो इनको एक्सेस कर सकता था, लेकिन उन्होंने पूरे ब्लॉक को ही वो कर दिया है, अगर लॉक कर लिया है, ये ब्लॉक है बेसिकली, ब्लॉक को उन्होंने क्या कर दिया, इस पर एक लॉक लगा दिया है कोई। तो उस केस में इसके फर्दर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सिर्फ जो ट्रांजैक्शन T1 है मान लो उसने इस पे लॉक परफॉर्म किया है, तो इनके रिकॉर्ड्स को सिर्फ T1 ही एक्सेस कर सकता है और कोई ट्रांजैक्शन एक्सेस नहीं कर सकती। भले ही वो उस ब्लॉक में से सिर्फ किसी एक ही रिकॉर्ड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, रीड राइट जो भी परफॉर्म कर रहा है वो किसी एक रिकॉर्ड पे कर रहा है, रिमेनिंग सारे रिकॉर्ड्स क्या है, आइडल हैं, जिन्हें कोई और ट्रांजैक्शन चाह के भी एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि लॉक किस पे है, ब्लॉक पे है। तो
डिसएडवांटेज क्या हुआ, जो कंकरेंसी कंट्रोल होता है वो क्या होता है, इस पे लेस होता है। सो व्हाट, लेस कंकरेंसी कंट्रोल। लेस कंकरेंसी कंट्रोल। सिमिलरली अगर हम और एक स्टेप फर्दर बढ़ें, प्रोसीड करें, तो क्या आता है, फाइल लेवल आता है। तो फाइल लेवल की बात करें तो सेम वही कंसेप्ट, हमारे पास क्या थी, फाइल 1 थी, यहाँ पर फाइल 2, इस तरह से हमारे पास फाइल्स हैं। फाइल 1 का फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ये 2 ब्लॉक्स हैं। फाइल 2 में ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 है। देन इनमें फर्दर क्या है, इनका फर्दर कुछ एक डेटाबेस से कनेक्टेड होंगे, किसी एक डेटाबेस से होंगे। ओके, इनमें कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, फर्दर इनमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर फाइल को लॉक कर रही हूँ। किसी एक ट्रांजैक्शन ने इस फाइल को लॉक कर लिया। जैसे ये फाइल लॉक हुई, ये ब्लॉक्स भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। जैसे ये ब्लॉक्स लॉक हुए, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। भले उस ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन TN ट्रांजैक्शन है, उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल इस रिकॉर्ड में जाना था, इस ब्लॉक के इस रिकॉर्ड में उसे एक्सेस करके कुछ अपडेशन परफॉर्म करनी थी। बट रिमेनिंग यहाँ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब क्या हो गए, आइडल हो गए, यूजलेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉक परफॉर्म हुआ वो किस पे हुआ, फाइल पे परफॉर्म किया। तो जैसे ही फाइल लॉक हुई, ब्लॉक्स लॉक हो गए, ब्लॉक्स के लॉक होते क्या हो गया, रिकॉर्ड लॉक हो गए। तो यहाँ क्या है, हमारे फाइल पे जब हम बात करते हैं, फाइल की लॉकिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, लोवेस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी। जब हम फाइल की बात करेंगे तो लोएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी होती है। ऑब्वियसली अगर हम डेटाबेस को लॉक कर दें फिर तो कोई चांसेस ही नहीं है, फर्दर एक भी फाइल को हम एक्सेस नहीं करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। अगर हम फाइल्स पे भी लॉक करते हैं तब भी हमें क्या, लोवेस्ट डिग्री मिलती है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। फाइल लेवल की जब हम बात करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उस पर जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है वो सबसे कम होती है। और इसके एडवांटेज क्या है, सिर्फ इन सबको एक्सेस करने के लिए हमें क्या, सिर्फ एक लॉक की नीड पड़ी। तो नंबर ऑफ लॉक्स जो हैं वो क्या हैं, लेस रिक्वायर्ड। लॉक कम होते जाएंगे जैसे जैसे डिग्री ऑफ कंकरेंसी लो होती जाएगी, नंबर ऑफ लॉक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। जैसे जैसे डिग्री हाई होती जाएगी कंकरेंसी की, डिग्री ऑफ कंकरेंसी जैसे जैसे हाई होगा, नंबर ऑफ लॉक्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा लॉक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो ये होता है बेसिकली रिकॉर्ड लेवल, ब्लॉक लेवल एंड फाइल लेवल पे कंकरेंसी कंट्रोल अप्लाई करना। अब जो रियल लाइफ में जो कंकरेंसी कंट्रोल यूज होता है, इनिशियली ये इस तरह के कंकरेंसी कंट्रोल मतलब कि इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन इनमें ये जो प्रॉब्लम्स आई थी इन सबको ओवरकम करने के लिए जो फाइनल कंकरेंसी कंट्रोल जो रियल लाइफ में यूज होती है वो है मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। तो हम डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल इज व्हाट, आपकी विश है कि आपको किस पे लॉक करना है। अगर आपको किसी एक ब्लॉक के, फॉर एग्जांपल उस ब्लॉक में 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और आपको उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको 9 रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, इन दैट केस व्हाट इज गुड कि आप उस ब्लॉक को ही डायरेक्टली लॉक कर लो। क्यों? क्योंकि 10 में से 9 तो आपको, फॉर एग्जाम्पल 100% में से 99% तो आप ही को उसको ब्लॉक को एक्सेस करना है। तो उस केस में उन रिकॉर्ड्स पे लॉक लगाने की बजाय हमारे पास प्रॉफिट किस में है, ब्लॉक को लॉक लगाने में। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लॉक प्रोवाइड करते हैं। किसी एक ट्रांजैक्शन को अगर उसमें एक्सेस चाहिए था, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, वही सेम एग्जांपल लूँ अगर जो मैंने अभी हमारा ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसी डायग्राम में मैं मल्टी लेवल की बात करती हूँ। मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल है, हमें जो हमारी ट्रांजैक्शन T1 है उसको क्या करना है, T1 को अपडेट करना है R5 को। पहले मैं वो लिख लेती हूँ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने। T2 जो ट्रांजैक्शन है उसको अपडेट परफॉर्म करने किस में, R1 to R6 पे, सेम वैसे ही कंसेप्ट जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था। R5 नहीं चाहिए उसको, R1 to R4 चाहिए, देन R5 R6 चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है T2 की।
सिमिलरली T3 की अगर मैं बात करूँ, एक और ट्रांजेक्शन ले लें, उसे अपडेट करना है। जो फर्दर हमने ब्लॉक्स बनाए थे R7 एंड R8 को एक्सेस करना है उसे, ठीक है, इनमें कुछ अपडेट परफॉर्म करने हैं। तो उस केस में क्या प्रेफरेबल रहेगा, क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा लॉक परफॉर्म करने के लिए? अगर हम डायरेक्टली ये भी बात करेंगे, अगर किसी को कॉमन भी एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल T1 को हमने R5 लिखा ही है, T2 के लिए हम बोल देते हैं कि इसे R1 से R6 सारे चाहिए। कंकरेंसी कंट्रोल है हमारे पास, साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूट होंगे, तब भी लॉकिंग के थ्रू हम उन दोनों को आपस में कन्फ्लिक्ट होने से रोक सकते हैं। सिमिलरली T3 की मैंने बात करी, T3 को क्या चाहिए, R1, R2, R3 को अपडेट करना है। ओके, ये है, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें मैंने स्किप किया था कॉमन को, कॉमन छोड़ो, हम कॉमन भी ले लेते हैं ताकि आपको जो वो है मेन, क्योंकि लॉक की हमें नीड कब है, जब कॉमन चीज़ एक्सेस हो रही है तभी हम लॉक, अगर इंडिविजुअल चीज़ें एक्सेस हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक तो मैंने इंडिविजुअल की बात की थी, इस एग्जाम्पल में, फाइनल एग्जाम्पल में हम आपस में कॉमन रिकॉर्ड्स भी ले लेते हैं ताकि लॉक का एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ जाए। तो T1 को क्या चाहिए भी, सिर्फ एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, रिकॉर्ड 5, इसे एक्सेस करना है, और ये किस ब्लॉक का है, B2 का। तो यहाँ क्या बेस्ट रहेगा T1 के लिए, किसको लॉक लगाए, वो ब्लॉक पे लगाए या रिकॉर्ड पे? अब उसे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एक्सेस करना है, बाकी के रिकॉर्ड्स किसको नीड नहीं है। तो बेस्ट क्या है T1 के लिए कि T1 क्या करे, T1 अपना अप्लाई करे, किस तरह का लॉक अप्लाई करे, रिकॉर्ड लेवल, ये क्या करे, रिकॉर्ड लेवल का लॉक अप्लाई करे। तो क्या आएगा, लॉक ऑन R5। ओके, यहाँ इसे क्या चाहिए, R1 to R6 कंप्लीट चाहिए, R1 to R6 ये सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, और ये सारे रिकॉर्ड्स किसके, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के। तो वो क्या करे, क्या इन रिकॉर्ड्स पे लगाए या इन ब्लॉक पे लगाए? अब इस ब्लॉक पे भी लगाए तो देखो, यहाँ अगर वो रिकॉर्ड पे लगाएगा तो कितने लॉक्स चाहिए उसे, 6 लॉक चाहिए, ठीक है। अगर ब्लॉक पे लगाएगा तो कितने लॉक्स चाहिए, किसी भी ट्रांजेक्शन, T2 ट्रांजेक्शन की बात करें तो कितने लॉक्स चाहिए, 2 लॉक्स चाहिए। ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, F1 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर ना कि वो क्या करे, पूरी की पूरी फाइल को ही लॉक कर दे। क्यों, क्योंकि B1 और B2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे फाइल, इस फाइल से। अगर हम B3 की बात करें, B3 इसमें मैंने बाद में ऐड किया था, अगर हम नॉर्मली हमारा प्रीवियस डायग्राम देखें, B3 जब नहीं था तो यहाँ क्या था, सिर्फ B1 और B2 ही थे ना। फॉर एग्जांपल ये B3 मेरा F2 से है, इसको मैं प्रीवियस जो सबसे इनिशियली जो हमने डायग्राम बनाया था हम वो लेते हैं। तो क्या क्या थे, F1 के हमारे पास B1 और B2 ब्लॉक्स थे, ठीक है। तो B1 और B2 के ये सारे रिकॉर्ड्स थे। T2 ट्रांजेक्शन को क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब सारे चाहिए तो हम एक स्टेप जो पेरेंट्स हैं उस पर प्रोसीड करेंगे। तो पेरेंट्स क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स भी देखा तो कितने ब्लॉक्स चाहिए, ये दोनों ब्लॉक्स चाहिए, और ये दोनों ब्लॉक्स किसके चाइल्ड हैं, इस फाइल के। इट मीन्स अगर मैं इस फाइल पे लॉक लगा लूँ तो इनडायरेक्टली मुझे ये दोनों ब्लॉक मिल जाएंगे, ये दोनों ब्लॉक मिल जाएंगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो जो हमारा T2 ट्रांजेक्शन है उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा लॉक लगाने के लिए, वो क्या लगाए, फाइल लेवल का लॉक अप्लाई करे। तो यहाँ वो क्या करेगा, लॉक करेगा किसको, F1 को, F1 पे लॉक अप्लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं T3 ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, R1, R2, R3, R1, R2, R3 क्या है, ये ब्लॉक्स हैं, और ये ब्लॉक्स किस ये रिकॉर्ड्स हैं, R1, R2, R3 क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, और ये रिकॉर्ड्स सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसके हैं, इस B1 ब्लॉक के हैं। जैसे ये सारे रिकॉर्ड्स इस B1 ब्लॉक के हैं, rather than applying locks on record R1, R2, R3, they will require what, 3 number of records. In that case, it's better to apply the lock on block. इन 3 रिकॉर्ड पे इंडिविजुअल लॉक अप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूँगी, ब्लॉक पे ही डायरेक्टली लॉक अप्लाई कर दूँ। तो T3 के लिए बेस्ट लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक लेवल का जो कंकरेंसी कंट्रोल है वो अप्लाई करे, यानी कि वो जो लॉक है वो किस पे अप्लाई करे, ब्लॉक पे अप्लाई करे, तो वो बेस्ट रहेगा। तो मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि आपको रिकॉर्ड लेवल ही अप्लाई करना है या फाइल लेवल अप्लाई करना है। देखो यहाँ 3 ट्रांजेक्शन थी, तीनों ट्रांजेक्शन ने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉक्स अप्लाई किए थे। तो वो जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ जितने भी कंकरेंसी कंट्रोल है उन सबका कलेक्शन क्या होता है, मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल। अलग अलग लेवल के ऊपर लॉक लगाना है रिक्वायरमेंट के
अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें डिग्री ऑफ कंकरेंसी को नॉर्मली डिस्कस करें, जो हमने अभी तक ये सारे कंकरेंसी देखे थे कंट्रोल, उसमें अगर मैं बात करूँ, एक जब मैं सिर्फ रिकॉर्ड लेवल पे अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं एग्जांपल नेम दे देती हूँ, A1 नेम दे देती हूँ, ठीक है। जब हम ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं A2, नेक्स्ट ये इसको मैं A3 नेम दे देती हूँ और डेटाबेस वाले को A4 नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये हमने नेम्स दे दिए जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अगर कंकरेंसी कंट्रोल ओवर है, मतलब कि कोई भी मल्टी लेवल कंकरेंसी कंट्रोल नहीं अप्लाई कर रहे, हम इंडिविजुअल कंकरेंसी कंट्रोल ही अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास वहाँ कंस्ट्रेंट है कि आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड लेवल आइदर या तो रिकॉर्ड लेवल अप्लाई करो और ब्लॉक लेवल अप्लाई करो और फाइल लेवल और डेटाबेस लेवल का लॉक अप्लाई करो। तो उस केस में जो हमारी डिग्री ऑफ कंकरेंसी होगी वो क्या होगी, देखो रिकॉर्ड लेवल पे हमेशा क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है। तो सबसे ज़्यादा किस पे होगी, हमारे A1 पे हाईएस्ट डिग्री होगी और सबसे कम किस पे होगी, इस A4 पे। बाकी सब उसके अंदर रिकॉर्ड से ऊपर क्या आता है, ब्लॉक आता है, ब्लॉक आएगा, फिर उसके ऊपर क्या आता है, फाइल आता है, एंड देन एट लास्ट हमारे पास क्या आता है, डेटाबेस आता है। तो हमारा जो कंप्लीट लेवल ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल चलेगा, डिग्री ऑफ कंकरेंसी जो होगा वो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होता है रिकॉर्ड लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे, फिर फाइल लेवल पे और उसके बाद सबसे कम किस पे, डेटाबेस लेवल पे। तो जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है वो हमारा इस फ्लो में मूव करेगा। वही अगर मैं लॉक की बात करूं, लॉक जस्ट रिवर्स में चलेगा कंकरेंसी के। लॉक मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें चाहिए होगा, सबसे ज़्यादा लॉक मैनेजमेंट की रिक्वायर कहाँ होती है, रिकॉर्ड लेवल पे। क्यों, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं। और सबसे कम कहाँ चाहिए होगा हमें, डेटाबेस। ऑब्वियसली डायरेक्टली हमने पूरे डेटाबेस को ही लॉक कर दिया तो और किसी की नीड ही नहीं है लॉक अप्लाई करने की। तो यहाँ पे सिर्फ एक लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उतने नंबर ऑफ लॉक्स चाहिए होंगे। तो लॉक मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो जस्ट रिवर्स होगी। सबसे ज़्यादा लॉक मैनेजमेंट जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा लॉक को मैनेज करना, A1 यानी कि रिकॉर्ड लेवल पे। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होगी, A1 पे। क्यों, क्योंकि A1 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, देन A2, आफ्टर दैट A3 एंड देन A4।